आवाज आ रही है क्या? चलिए ठीक है, आज का सेशन स्टार्ट करते हैं। आज ज़्यादा क्वेश्चंस तो नहीं लेके आया हूँ मैं, फिर भी जितना भी है उसको हम लोग स्टार्ट करते हैं। तो आज हमारा पार्ट 2 होगा करंट इलेक्ट्रिसिटी का। उसमें हम लोग देखते हैं क्या क्या क्वेश्चंस हैं। ठीक है, चलिए आवाज़ आ रही है क्या, एक बार बता दो। ज़्यादा क्वेश्चंस तो नहीं लेके आया हूँ मैं, फिर भी जितना भी। चलो ठीक है, आवाज़ आ रही है इसका मतलब। चलिए ठीक है, तो पहला क्वेश्चन ये आप लोगों के सामने है, इसको एक बार ट्राई कीजिए। सर्किट से रिलेटेड क्वेश्चन ही है। आपको दे रखा है कि 4 रेजिस्टेंस है जिसको किस तरीके से कनेक्ट किया गया सर्किट में, और वोल्ट मीटर, रियल वोल्ट मीटर और आइडियल मीटर है, मतलब वोल्ट मीटर का कुछ ना कुछ रेजिस्टेंस होगा। तो ये जो आर की वैल्यू है वो 25 एन दे रखी है, तो एन की वैल्यू क्या होगी ये आपसे पूछा गया है। देख लीजिए, इस वोल्ट मीटर की रीडिंग 0.5 वोल्ट दे रखी है और इस वोल्ट मीटर की रीडिंग 3 वोल्ट दे रखी है, और इस अमीटर के थ्रू जो करंट पास कर रही है वो दे रही है 6 मिली एम्पियर। तो इस क्वेश्चन को एक बार ट्राई कीजिए आप लोग, इस क्वेश्चन को एक बार ट्राई कीजिए। मैच द कॉलम, कल के लेक्चर में जो हम लोग करेंगे ना मैच द कॉलम, 5 मैच द कॉलम करवाऊंगा, 3 से 4 मैच द कॉलम करवाऊंगा। तो आज मैच द कॉलम वैसे कराने वाला था, लेकिन फिर सोचा चलो एक साथ सारा मैच द कॉलम करा देंगे। चलिए जल्दी से ट्राई कीजिए इसको, जल्दी से ट्राई कीजिए। जल्दी से ट्राई कीजिए इस क्वेश्चन को। हो गया क्या? ये आर रेजिस्टेंस, ये 3R, ये 3R, ये आर। सोचिएगा थोड़ा सा।
चलिए ठीक है, कुछ लोग बोल रहे हैं आंसर इज 5। पता नहीं तुमने सॉल्व करके लाया है कैसे तुक्का मार रहे हो। चलो ठीक है, देखते हैं। कुछ बच्चों ने सॉल्व कर लिया है। देखो इस क्वेश्चन को मैंने जानबूझ के थोड़ा सा इजी कर दिया था। इसमें असल में R 3R और R दिया हुआ नहीं था। रियल क्वेश्चन में बोला गया था कि आप अपने हिसाब से R 3R और ये R कहाँ होना चाहिए ये आप जस्टिफाई करिए और अपने हिसाब से इसको मेंशन कीजिए। ठीक है, तो ये हम कैसे कर सकते हैं? तो पहला तो ये समझो कि ये R 3R, यहाँ पे R दिया हुआ है, ये 3R है और ये 3R और R, ये आपका नहीं दिया होता एक्चुअल क्वेश्चन में, लेकिन मैंने जानबूझ के इसको मार्क इसलिए किया ताकि आपको कंफ्यूजन ना हो। क्यों? अब सुनना है इसके पीछे का लॉजिक क्या है। अगर इस वाले रेजिस्टेंस वाले इस तरीके से रेजिस्टेंस दे रखा है जिसमें से कोई एक R है और कोई एक 3R है, फिर कोई एक 3R है, फिर एक कोई R है, तो अगर तुम इधर R और R ले लो और इधर 3R और 3R ले लो तो सिंपल सी बात है, इसके अक्रॉस तो पोटेंशियल डिफरेंस 0 हो जाएगा। तो इसका 0.5 वोल्ट तो हो ही नहीं पाएगा। या आप इधर R ले लो, इधर 3R ले लो, फिर भी इसके अक्रॉस पोटेंशियल डिफरेंस 0 हो जाएगा। तो कोई भी कॉम्बिनेशन बना लो, इसके अक्रॉस पोटेंशियल डिफरेंस तो 0.5 भी हो नहीं पाएगा, 0.5 वोल्ट हो ही नहीं पाएगा। एक ही कॉम्बिनेशन बनता है जब आप इसको R 3R और R ले लो, तभी ऐसा हो सकता है। या आप इसको इधर 3R ले लेते, इधर R ले लेते और इधर R ले लेते, या इधर 3R ले लेते, तभी ऐसा पॉसिबल होता। तो एक्चुअल क्वेश्चन में ये दिया हुआ था। पहला तो ये दिमाग लगाना था कि किस तरीके से कॉम्बिनेशन बनेगा। ठीक है, चलिए अब एक बात समझिएगा कि ये जो क्वेश्चन है ये इनपुट आउटपुट सिमेट्री का है। ये ऑलरेडी मैंने आप लोगों को बता दिया था, तो इसके बारे में थोड़ा सा देखते हैं। तो चलो मैं क्या मानता हूँ, मान लेता हूँ कि इस वाले सर्किट में इसमें करंट को कुछ मान लो, जैसे सपोज करो इसमें करंट x मान लेते हैं, इसमें करंट y मान लेते हैं। तो ध्यान से देखो, अगर इसमें करंट x है तो इसमें भी करंट x होगा और इसमें करंट y होगा। इनपुट आउटपुट सिमेट्री की एंट्री के समय जिस रेजिस्टेंस में करंट सेम है, आउटलेट के एग्जिट के समय उस रेजिस्टेंस में करंट की वैल्यू सेम होगी। तो ये बात आप लोगों को पता है। अच्छा, इसमें करंट की वैल्यू कितनी हो जाएगी वोल्टमीटर के थ्रू? ये हो जाएगी x माइनस वाई। अगर तुम ध्यान से देखो तो इसके थ्रू वोल्टमीटर के थ्रू हो जाएगी करंट x माइनस वाई। अच्छा, अब थोड़ा सा ध्यान से देखो, अगर ध्यान से देखो तो वोल्टमीटर के थ्रू करंट कितना पास कर रहा है। अगर तुम ध्यान से देखो तो यहाँ पे करंट जा रहा है। अगर तुम यहाँ पे ध्यान से देखोगे तो तुमको पता चलेगा कि मीटर जो है वो आइडियल 6 मिली एम्पियर और वोल्टमीटर का रीडिंग कितना है 3 वोल्ट। तो इसका मतलब है हम इसका रेजिस्टेंस निकाल सकते हैं। तो इसका लिख सकते हो आई करंट इन वोल्टमीटर्स इज इक्वल्स टू, रीडिंग इसका कितना दे देगा 3 अपॉन इसका रेजिस्टेंस ऑफ वोल्टमीटर, और सॉरी इसका रीडिंग 3 वोल्ट दे रखा है। तो देखिए करंट की वैल्यू कितनी दे रखी है 6 मिली एम्पियर। जब यहाँ से रेजिस्टेंस ऑफ वोल्टमीटर निकालिएगा, देखिए ये है करंट थ्रू वोल्टमीटर 6 मिली एम्पियर, ये पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस वोल्टमीटर, इसको रेजिस्टेंस की तरह ट्रीट करो ना। तो आरवी की वैल्यू कितनी आ जाएगी? अगर तुम ध्यान से देखो तो दिस इज हो जाएगी 500 ओम, क्योंकि आईवी की वैल्यू 6 मिली एम्पियर है। तो ध्यान से देखिए आपका आरवी की वैल्यू आ गई 500 ओम। मतलब इसका जो रेजिस्टेंस है, अगर तुम इसकी ध्यान से देखो कि दोनों वोल्टमीटर अगर आइडेंटिकल है तो इसका रेजिस्टेंस हो गया 500 ओम। अब ध्यान से देखना, अब तुम ध्यान से देखो, इसका रेजिस्टेंस पता चल गया और इस वोल्टमीटर का अक्रॉस पोटेंशियल डिफरेंस पता चल गया। मतलब यहाँ का पोटेंशियल माइनस यहाँ का पोटेंशियल जो भी है, यहाँ का पोटेंशियल माइनस यहाँ का पोटेंशियल, आपको 0.5 वोल्ट पता चल गया। तो क्या आप इधर कितना करंट जा रहा होगा वोल्टमीटर के थ्रू, इस वाले वोल्टमीटर के थ्रू, तो आप निकाल सकते हो, आराम से निकाल सकते हो। आई थिंक दिस इज 1 मिली एम्पियर। अगर तुम ध्यान से देखो तो अगर आप इसको लिखोगे डेल्टा V बाई आर, इस वाले वोल्टमीटर के लिए लिखोगे डेल्टा V बाई आर, ध्यान से देखना डेल्टा V बाई आर, तो क्या हो जाएगा? ये आ जाएगा 1 मिली एम्पियर। मतलब इस वोल्टमीटर के से जो करंट पास करेगी वो 1 मिली एम्पियर हो जाएगी। अब देखो थोड़ा सा ध्यान से देखना, इधर से y गई, इधर से x गई, इसमें करंट हो जाएगी x प्लस वाई, और तुम इधर ध्यान से देखो तो x प्लस वाई। अच्छा, x प्लस वाई की वैल्यू कितनी हो जाएगी? मुझे लगता है x प्लस वाई की जो वैल्यू होगी वो 6 मिली एम्पियर होगी। और यहाँ पे ध्यान से देखो, इस वाले सर्किट में करंट कितनी थी? x माइनस वाई, और यानी x माइनस वाई की वैल्यू हो जाएगी 1 मिली एम्पियर। तो लॉजिकली देखो आपको x और y की वैल्यू आपको निकल जाएगी। समझ रहे हो मेरी बात को? इसमें करंट और इस वाले सर्किट में करंट कितना होगा और वोल्टमीटर का रीडिंग भी आपको पता चल गया। अब एक बात बताओ, ये बात आपको समझ में आया मैंने कैसे कैसे किया है? मैंने क्या किया, पहले तो वोल्टमीटर की रीडिंग 3 वोल्ट और यहाँ पे 0.5 वोल्ट दे रखी है। तो पहले मैंने वोल्टमीटर का रेजिस्टेंस निकाल लिया, तो 500 ओम आ गया। ध्यान से देखो, इसके थ्रू करंट जा रही है 6 मिली एम्पियर
और इसके क्रॉस पोटेंशियल डिफरेंस 3 वोल्ट है, तो मुझे रेजिस्टेंस ऑफ वोल्ट मीटर आ गया इतना। मतलब ये वोल्ट मीटर और ये वोल्ट मीटर आइडेंटिकल है, तो इसका भी रेजिस्टेंस 500 ओम हो जाएगा। अच्छा, इसके क्रॉस पोटेंशियल डिफरेंस 0.5 वोल्ट दे रखा है और इसके क्रॉस पोटेंशियल डिफरेंस और इसका रेजिस्टेंस 500 ओम है, तो मैं बोल सकता हूँ इस वोल्ट मीटर के थ्रू जो करंट पास किया होगा 1 मिली एम्पियर होगा। और यहाँ से मैंने मान लिया करंट x और इधर से y, तो सिंपल सी बात, इधर y हो जाएगा इधर x हो जाएगा, तो इधर करंट कितनी जाएगी x माइनस y। तो ध्यान से देखिए x माइनस y की एक वैल्यू 1 मिली एम्पियर है और x प्लस y की वैल्यू 6 मिली एम्पियर है। तो बताइए x की वैल्यू कितनी हो जाएगी, x की वैल्यू आई थिंक हो जाएगी x इज इक्वल टू हो जाएगा, ध्यान से देखिए 3 मिली एम्पियर, x की वैल्यू हो जाएगी 7, तो ये हो जाएगा 3.5 मिली एम्पियर। और अगर x की वैल्यू 3.5 मिली एम्पियर हो जाएगी तो ध्यान से देखिए y की वैल्यू कितनी हो जाएगी, y की वैल्यू हो जाएगी, ध्यान से देखिए तो 2.5 मिली एम्पियर। तो x एंड y की वैल्यू मुझे निकल गई। अगर x और y की वैल्यू निकल गई है तो अब ध्यान से देखो इस वाले सर्किट में करंट, इसमें क्या करंट है, इसमें क्या करंट है, ये आपको पता है। ध्यान से देखो इसमें क्या करंट है, इस वाले में, सॉरी इस वाले में करंट क्या है, इस वाले में करंट क्या है और इस वाले में करंट क्या है। इस वाले में किरचॉफ फर्स्ट लॉ लगा दो, किरचॉफ सेकंड लॉ लगा दो, पूरे में घूम जाओ, तो क्या आपको R की वैल्यू निकल जाएगी, R की वैल्यू आपको निकल जाएगी, तो आपका आंसर आ जाएगा। समझ रहे हो मेरी बात को? अरे गधे हो क्या यार। अगर इसमें करंट अगर आपने x मान लिया और इसमें करंट y मान लिया तो ये x प्लस वाई ही होगा ना। यहाँ पे आपने किरचॉफ फर्स्ट लॉ लगा दिया तो बात एक ही है ना। इसमें x चली गई, इसमें y चली गई, तो x प्लस वाई ही तो करंट जाएगी ना। अरे भाई इधर गया y और इधर गया, ये बताओ इसमें करंट x है, इसमें करंट x है, इसमें करंट y, इसमें करंट y है और इसमें करंट x। तो बताओ यहाँ पे किरचॉफ फर्स्ट लॉ लगाओगे तो इधर कितना करंट हो जाएगा, x माइनस वाई ही तो जाएगा ना। x माइनस वाई की वैल्यू 1 मिली एम्पियर। अरे यार यहाँ पे किरचॉफ फर्स्ट लॉ लगा, एक बार यहाँ लगाओ तो तुम्हें पता चल जाएगा। ठीक है, चलिए अब किसी को दिक्कत है तो पूछ लो। अरे यार इनपुट आउटपुट सिमेट्री ये क्वेश्चन कराया हुआ, इस तरह के क्वेश्चन क्लास में कराया था, 1 3 3 1 इस तरह के क्वेश्चन कराया था। तो वही चीज तो मैंने यहाँ बोला, इसमें करंट और इसमें करंट बराबर, इसमें करंट और इसमें करंट बराबर होगा। ठीक है, आई होप अब क्लियर होगा, अब क्लियर हो चुका होगा। तो इससे आप सॉल्व करके निकालिएगा तो n की वैल्यू आई थिंक 5 ही आती है, कर लीजिएगा ना। इसमें पूरा एक लूप में घूम जाना, इसमें ये पता है इसके क्रॉस, इसमें करंट और इसका रेजिस्टेंस पता है, इसका करंट और इसका रेजिस्टेंस पता है, इसी तरीके से इसका करंट और इसका रेजिस्टेंस पता है। तो इस लूप में आप घूम जाइएगा तो आपका आंसर आ जाएगा। तो इसका आंसर 5 होगा, मतलब R की वैल्यू 125 ओम आती है। ये जो R है ना वो 125 ओम आता है। ठीक है, चलिए ये पहला क्वेश्चन था और अपने आप में अच्छा क्वेश्चन था, समझ रहा मेरी बात को। अगर इस क्वेश्चन में ये मैंने R 3R 3R और R ये मेंशन नहीं किया होता तो अपने आप में इसलिए अच्छा क्वेश्चन था क्योंकि समझना मेरी बात को, आपको पहले ये सोचना पड़ता कि इसी तरह का कॉम्बिनेशन बन सकता है, या आप इधर R 3R कर देते इधर R कर देते तो फिर भी आंसर सेम ही आता, करके देख लेना। समझ रहे हो? चलिए दूसरे क्वेश्चन की ओर मूव करते हैं। ये आपका रहा दूसरा क्वेश्चन, ये सब्जेक्टिव क्वेश्चन है, ये सब्जेक्टिव क्वेश्चन है, इसको एक बार ट्राई कीजिए। मुझे अच्छा लगा इसलिए मैंने इस क्वेश्चन को पिक किया। चलिए थर्मोडायनेमिक्स थोड़ा बहुत नेक्स्ट के इस क्वेश्चन में देखते हैं किस तरीके से आप इसको सॉल्व करते हो, और अपने आप में अच्छा क्वेश्चन है, दिस इज ए गुड क्वेश्चन। ये एक पिस्टन के अंदर हम लोगों ने एक हीटर को डाल रखा है, इसको आप हीटर की तरह मानिए, इसमें करंट I फ्लो कर रही है और पिस्टन का मास m दे रखा है और एटमॉस्फेरिक प्रेशर P0 दे रखा है। तो आपसे पूछा है कि करंट I इज फ्लोइंग थ्रू द कॉइल, फंक्शन ऑफ टाइम। चलिए ठीक है, चलिए इसको थोड़ा सा ट्राई कीजिए। टेम्परेचर अगर इस तरीके से वैरी कर रहा है गैस का तो आपको बताना है करंट एज अ फंक्शन ऑफ टाइम, ये आपसे पहला क्वेश्चन है। और स्पीड ऑफ पिस्टन एज अ फंक्शन, मतलब पिस्टन ऊपर उठ रहा होगा किस स्पीड से, वो फंक्शन ऑफ टाइम कैसे आएगा, ये थोड़ा सा सोचिए। थर्मोडायनेमिक्स को मिक्स कर दिया गया।
अच्छा, हीलियम गैस दे रखा हुआ, ध्यान से देखिएगा तो आपको पता चलेगा, इसमें आपका हीलियम गैस दे रखा है, इस कंटेनर के अंदर हीलियम गैस दे रखा है। पिस्टन के अंदर हीलियम गैस है, सोचिएगा थोड़ा सा। पहले तो ये सोचो कि जो इस, अगर ये पिस्टन ऊपर उठ रहा है, दूसरी बात टेम्परेचर इस तरीके से वैरी कर रहा है, तो कौन सा प्रोसेस होगा, पहले तो ये समझो। आपको दे भी रखा है कीपिंग प्रेशर कांस्टेंट विद टाइम, प्रेशर को कांस्टेंट रखना है टाइम के साथ, तो कौन सा प्रोसेस होगा ये सोचना। बेटा जो भी हो तुम्हारा नाम, एक बात बताओ, जिस समय क्वेश्चन कंप्लीट हो जाता है, तुम 10-15 मिनट पीछे हो तो मैं इसमें क्या कर सकता हूँ। क्वेश्चन कंप्लीट हो गया, 2-3 बार मैंने पूछा तुमसे, सबसे पूछा कि क्या कोई दिक्कत है, आप लोगों ने कुछ नहीं बोला। जब दूसरे क्वेश्चन पे चला गया, उसमें भी आपका 3-4 मिनट हो गया, तब आप पिछले क्वेश्चन के बारे में पूछ रहे हो। एक बार दोबारा जब खत्म हो जाएगा सेशन तो दोबारा उसको देख लीजिएगा, समझ में आ जाएगा। तो साहिल बता रहे हैं आइसोबैरिक प्रोसेस, ऑब्वियस ही बात है, आपको क्वेश्चन दे ही रखा है, देखिए ना, ice flowing through the coil such that temperature of gas varies at T is equals to T naught AT plus BT square keeping pressure constant। प्रेशर अगर कांस्टेंट रह रहा है तो सिंपल सी बात है आइसोबैरिक प्रोसेस है, मतलब कि गैस को जो हम लोग एनर्जी दे रहे हैं उसके कारण उसका टेम्परेचर तो वैरी कर रहा है, लेकिन प्रेशर उसका चेंज नहीं हो रहा है, उसको कांस्टेंट रख रहे हैं। ठीक है, और किसी से हुआ, और ये क्वेश्चन हुआ किसी से। अच्छा ये बताओ, करंट, मुझे करंट एज अ फंक्शन ऑफ टाइम निकालना है और दूसरा स्पीड ऑफ पिस्टन एज अ फंक्शन ऑफ टाइम। तो पहले करंट एज अ फंक्शन ऑफ टाइम कैसे निकालेंगे ये सोचो थोड़ा सा। तो देखो, करंट को मान लो कुछ आई फ्लो कर रही होगी, मुझे उसके बारे में नहीं पता उस वो टाइम के साथ किस तरीके से चेंज हो रही होगी, लेकिन अगर तुम ध्यान से देखोगे तो तुम्हें एक बात समझ में आएगी कि मान लो किसी भी टाइम टी पे, पहले हम लोग, मैं तुम्हें थोड़ा सा हिंट देता हूँ, आपको खुद को कुछ समझ में आ जाएगा इसमें क्या करना था इस क्वेश्चन में। अगर तुम ध्यान से देखो, इसमें अगर करंट आई फ्लो कर रही है, इसमें करंट अगर
आई फ्लो कर रही है, इसमें करंट आई फ्लो कर रही है और इसका रेजिस्टेंस स्मॉल आर दे रखा है और इसके कंटेनर में हीलियम गैस है। तो एक बात बताओ, अगर ये आइसोबैरिक प्रोसेस है, क्योंकि क्वेश्चन में बोल रखा है यहाँ, अगर आप ध्यान से देखो तो देख क्या दे रखा है, कीपिंग प्रेशर कांस्टेंट विद टाइम, मतलब कि टाइम के साथ प्रेशर कांस्टेंट रखना है, इसका मतलब ये आइसोबैरिक प्रोसेस है। तो एक बात बताइए, ये तो ये वाला क्वेश्चन हो गया। अच्छा इसको एनर्जी, अगर आप यहाँ से करंट पास करा रहे हो तो सिंपल सी बात है, इस आर रेजिस्टेंस ये हीटअप हो रहा होगा, ये वाला मतलब एक तरीके से बोलो ये जो है एक हीटर की तरह काम कर रहा होगा, ये कुछ एनर्जी सप्लाई कर रहा होगा और उस एनर्जी के कारण वो एनर्जी इस गैस को मिल रही होगी और वो गैस जो है ऑब्वियस सी बात है, इसको आपने एडियाबैटिक पिस्टन या कंटेनर से डाल रखा है तो एनर्जी का लॉस सराउंडिंग में तो नहीं होगा, जितनी भी एनर्जी का लॉस हो रहा होगा इस हीटर में या रेजिस्टेंस में वो किसको मिल जा रही होगी, हीलियम गैस को। तो एक बात बताइए, कितनी एनर्जी आपकी हीलियम गैस को मिल जाए, आइसोबैरिक प्रोसेस में आप कितनी एनर्जी देते हो, मतलब कि डीक्यू एनर्जी कितनी देते हो, बताइए कितनी एनर्जी, टोटल डीक्यू एनर्जी देते हो आइसोबैरिक प्रोसेस में। मुझे लगता है आप देते हो एनसीपी dt, अगर आपको याद होगा इतनी एनर्जी देते हो किसी एक dt टाइम के। अगर आप छोटा सा dt टाइम मान लो तो उस समय, अगर आप छोटा सा dt टाइम मानो तो उस समय आपका इस गैस के जो टेम्परेचर में चेंज आएगा वो स्मॉल dt आएगा, तो आपको कितनी एनर्जी सप्लाई करनी होगी थ्रू द, आप ये समझो ना कि आप इस रेजिस्टेंस के थ्रू कितनी छोटी सी डीक्यू एनर्जी सप्लाई करोगे, उस डीक्यू एनर्जी की वैल्यू कितनी होगी, क्योंकि इस dt टाइम में जो टेम्परेचर बढ़ गया होगा T से T प्लस dt बढ़ गई होगी, तो सिंपल सी बात है इसमें कितना आपको एनर्जी सप्लाई करना पड़ेगा, वो होगा एनसीपी dt। अच्छा एक बात बताइए, ये एनर्जी दिया कौन होगा, मुझे लगता है ये एनर्जी आई होगी करंट के कारण। करंट अगर किसी रेजिस्टेंस से पास करती है तो कुछ पावर डिसिपेट होती है, तो पावर इनटू टाइम कर दीजिएगा, हमने छोटा सा टाइम इंटरवल dt माना था तो उतना ही एनर्जी इसने गैस को दिया होगा। तो इसी में इस हीटर में कितनी एनर्जी दी होगी, तो अगर इसको ध्यान से देखो तो आप लिख सकते हो इस dq की वैल्यू को आप लिख सकते हो p dt, समझ रहे हो मेरी बात को, p dt। अच्छा पावर क्या होता है, इसको हम लोग लिख सकते हैं I स्क्वायर इंटू आर इंटू डी टी। अच्छा ये दोनों एनर्जी को आप इक्वेट करा दीजिए, एनर्जी को इक्वेट करा दीजिए। अब ध्यान से समझ में आया कि इस गैस को एनर्जी मिली, इसके कारण इसका टेम्परेचर बढ़ा। अब इस गैस का टेम्परेचर तो बढ़ा T से T प्लस डी टी, लेकिन वो एनर्जी किसने दी होगी, करंट पास किया है इस वाले रेजिस्टेंस में, उसके कारण, और करंट अगर किसी रेजिस्टेंस के थ्रू पास होता है तो कितना पावर जनरेट होता है, ऑब्वियस ही बात है उस रेजिस्टेंस के अक्रॉस जो पावर डिसिपेट होता है वो होता है स्क्वायर इंटू आर। आई स्क्वायर इंटू आर को dt से मल्टीप्लाई कर दे तो आपको इससे पता चल जाएगा, ठीक है। तो ये आपको पता चला, तो इन दोनों को इक्वेट करा दीजिए। तो मैं ऐसा करता हूँ इन दोनों को इक्वेट करा देता हूँ, तो ध्यान से देखिए मैं यहाँ पे डायरेक्टली लिख दे रहा हूँ आई स्क्वायर आर डी टी। तो अब ध्यान से देखिए ये आपके पास आ चुका आई स्क्वायर आर डी टी जो एनसीपी डी टी। तो अब अगर आप इसको ध्यान से देखिएगा तो मैं इसको ऐसे लिख सकता हूँ क्या, ध्यान से देखिए आई स्क्वायर आर अपॉन एनसीपी इज इक्वल्स टू डी टी बाई डी टी। अगर तुम ध्यान से देखो डी टी बाई डी टी, क्या हम डी टी बाई डी टी की वैल्यू निकाल सकते हैं, टेम्परेचर एज अ फंक्शन ऑफ टाइम दे रखा है तो डी टी बाई डी टी की वैल्यू निकालोगे तो ये कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा ए प्लस, इसकी वैल्यू अगर निकालोगे तो ये हो जाएगा ए प्लस 2bt। अगर आपको याद होगा तो ये हो जाएगा 2bt। अच्छा आर कांस्टेंट एन की वैल्यू आपको दे रखा है क्या, आपको एन की वैल्यू नहीं दे रखी, एन की वैल्यू एन ही मान लो, उसके बाद सीपी की वैल्यू, हीलियम गैस है तो सीपी की वैल्यू कितनी हो जाएगी 5/2। अगर सीपी की वैल्यू बोला जाए तो हो जाएगा 5/2 इंटू आर। तो ध्यान से देखिए आई की वैल्यू आ जाएगी, ध्यान से देखिए ये रखिए, उसको इस तरफ मल्टीप्लाई कर दीजिए, आर से डिवाइड कर दीजिए तो आई की वैल्यू आ जाएगी। तो पहला क्वेश्चन तो सॉल्व हो गया, आई की वैल्यू आ जाएगी। समझ रहे हो मेरी बात को, पहला क्वेश्चन सॉल्व हो गया। ठीक है। अच्छा एन की वैल्यू 1 दे रखी है क्या, अच्छा हाँ 1 मोल दे रखा है, एन की वैल्यू 1 दे रखी है तो कोई दिक्कत ही नहीं है, फिर एन की वैल्यू 1 पुट कर दीजिए, कोई दिक्कत है ही नहीं। तो फिर आपका यहाँ से सॉल्व हो जाएगा, आई की वैल्यू आ जाएगी। समझ रहे हो मेरी बात को, ये तो पहला क्वेश्चन हो गया। अब स्पीड ऑफ पिस्टन एज अ फंक्शन ऑफ टाइम, ये कैसे निकालेंगे थोड़ा सा सोचिए। ये तो आपका करंट एज अ फंक्शन ऑफ टाइम आपको पता चल जाएगा। करंट एज अ फंक्शन ऑफ टाइम निकालने के लिए आपको ज्यादा सोचना नहीं पड़ेगा, आप डायरेक्टली लिखो ना, यहाँ लिखोगे a प्लस 2bt और इधर से
इधर से मल्टीप्लाई कर दोगे कितना का, n की वैल्यू तो 1 दे रखी है और ये है 5/2 इंटू आर, और अपॉन स्मॉल r से डिवाइड कर दोगे और इसका अंडर रूट चला दोगे तो यही करंट हो जाएगा। ठीक है, चलिए इसको मिटाते हैं। अब आप सोच के बताइए दूसरा क्वेश्चन कैसे करेंगे। दूसरा क्वेश्चन मतलब जो आपको दे रखा है स्पीड ऑफ पिस्टन एज अ फंक्शन ऑफ टाइम कैसे निकालेंगे। बहुत ज्यादा डिफिकल्ट क्वेश्चन नहीं था बेटा, इजी था, बस आप लोगों को थोड़ा सा देखना पड़ेगा। चलिए बताइए। अच्छा, स्पीड ऑफ पिस्टन आपसे पूछ रहा है। अच्छा, पिस्टन की स्पीड क्यों होगी, क्योंकि सिंपल सी बात है, आइसोबैरिक प्रोसेस है तो उसके प्रेशर को मेंटेन करने के लिए वॉल्यूम को बढ़ना पड़ रहा होगा। अगर वॉल्यूम बढ़ रहा होगा तो सिंपल सी बात है, आप इस तरीके से बोल सकते हो वॉल्यूम बढ़ेगा, टेम्परेचर बढ़ रहा है टाइम के साथ साथ तो वॉल्यूम भी बढ़ रहा होगा, क्योंकि आइसोबैरिक प्रोसेस में वॉल्यूम इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू टेम्परेचर। अगर टेम्परेचर बढ़ रहा है तो वॉल्यूम भी बढ़ रहा होगा, तो अगर वॉल्यूम बढ़ रहा होगा तो पिस्टन ऊपर जा रहा होगा, और पिस्टन अगर ऊपर जा रहा होगा तो सिंपल सी बात है उसकी कुछ ना कुछ वेलोसिटी रही होगी, तो उसकी वेलोसिटी हम कैसे लिखाएंगे। ठीक है, ये थोड़ा सा सोचिए कि पिस्टन की वेलोसिटी क्यों बोल रहा है, क्योंकि तुम लॉजिकली सोचोगे तो टेम्परेचर वेरी कर रहा है, प्रेशर कांस्टेंट है। अगर आइसोबैरिक प्रोसेस के लिए देखा जाए, फिर से बोल रहा हूँ, आइसोबैरिक प्रोसेस के लिए टेम्परेचर इज कांस्टेंट, सॉरी आइसोबैरिक प्रोसेस के लिए प्रेशर इज कांस्टेंट, देन टेम्परेचर इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू वॉल्यूम। वॉल्यूम बढ़ने के लिए पिस्टन को ऊपर जाना पड़ रहा होगा, अगर ऊपर जा रहा हो तो सिंपल सी बात उसके पास कुछ वेलोसिटी होगी। अब ये कैसे निकालेंगे सोचिए। ओके ओके, सोचिए। पीवी इज इक्वल्स टू एनआरटी इक्वेशन का यूज कीजिए, थोड़ा सा आपको दिखेगा, क्योंकि टेम्परेचर एज अ फंक्शन ऑफ टाइम आपको दे ही रखा है, तो पीवी इज इक्वल्स टू एनआरटी इक्वेशन का यूज कीजिए तो आपको दिखेगा, बहुत सारी चीजें आपको दिखेंगी। पीवी इज इक्वल्स टू एनआरटी इक्वेशन का यूज कीजिए। देखो गैस का टेम्परेचर कांस्टेंट रहने वाला है, अगर तुम ध्यान से देखो, पहले तो ये बताओ गैस का टेम्परेचर गैस का प्रेशर कांस्टेंट रहने वाला है। गैस का प्रेशर कितना रहने वाला है, अगर तुम ध्यान से सोचो, गैस का प्रेशर तो कांस्टेंट रहने वाला है, तो प्रेशर तो कांस्टेंट रहना। अच्छा, बाहर का प्रेशर पी नॉट है, पी यहाँ पे प्रेशर ऑफ गैस है, और इस पिस्टन का मास भी आपको दे रखा है m। तो ध्यान से देखो, जो पिस्टन के द्वारा जो प्रेशर लग रहा होगा वो लग रहा होगा mg/a, मतलब आपका प्रेशर ऑफ गैस जो होगा वो मुझे लग रहा है p0 प्लस ऑफ mg/a होगा, वेयर a इज द क्रॉस सेक्शन एरिया ऑफ पिस्टन। ये जो एरिया ऑफ पिस्टन हो जाएगा, सॉरी एरिया ऑफ पिस्टन, ये वाला समझ रहे हो, ये एरिया ऑफ पिस्टन होगा, एरिया a दे रखा है। ठीक है, तो यहां से देख लिए, ये बात तो आपको समझ में आएगी। p0 आपको दे रखा है एटमॉस्फेरिक प्रेशर, प्रेशर ऑफ गैस जो है ये p0 प्लस mg/a होगा, जो कि कांस्टेंट रहने वाला है, ये चेंज नहीं होने वाला। पहले तो ये बात आपको समझ में आनी चाहिए कि भैया प्रेशर ऑफ गैस तो ये रहने वाला है, कहां से आया ये बात मैंने आपको बता दिया। अच्छा, एक बात बताओ, अगर तुम ध्यान से देखो पीवी इज इक्वल्स टू एनआरटी इक्वेशन को, तो पीवी इज इक्वल्स टू एनआरटी। ठीक है, एन कांस्टेंट है, आर कांस्टेंट है, टेम्परेचर वेरी कर रहा है, प्रेशर वेरी कर रहा है, लेकिन वॉल्यूम वेरी कर रहा है। अब अच्छा एक बात बताओ, किसी टाइम टी पे इसका वॉल्यूम कितना वॉल्यूम हो जाएगा, अगर तुम ध्यान से देखो तो इसका वॉल्यूम कुछ ना कुछ बढ़ेगा। अगर तुम ध्यान से देखो इसका वॉल्यूम कुछ ना कुछ बढ़ेगा, लेकिन हम इसको पार्शियल डिफरेंशिएट कर देते, दोनों तरफ पार्शियली डिफरेंशिएट कर देते हैं। अगर दोनों तरफ पार्शियल डिफरेंशिएट करोगे तो तुमको एक बात तो पता है कि प्रेशर कांस्टेंट है और आर कांस्टेंट है, तो आप इसको लिख सकते हो PdV इज इक्वल्स टू nRdt। ये बात लिख सकते हो, पार्शियल अगर डिफरेंशिएट करोगे तो आप इसको बोल सकते हो कि PdV इंटू nRdt, तो चेंज इन वॉल्यूम इंटू चेंज इन टेम्परेचर आ गया। समझ रहे हो मेरी बात को, ये आपके पास आ चुका है। तो चेंज इन वॉल्यूम क्या लिखोगे, अगर तुम ध्यान से देखो किसी एक टाइम टी पे मान लो कि ये x ऊपर की ओर डिस्प्लेस कर गया, मान लो किसी टाइम टी पे ये x ऊपर की ओर डिस्प्लेस कर गया, तो चेंज इन वॉल्यूम क्या, सॉरी मान लो ऊपर की ओर dx चला गया, हम छोटा सा चेंज मानते हैं dx मान लेते हैं, ऊपर की ओर चला गया dx ऊपर की ओर चला गया। तो एक बात बताइए, इसको क्या लिखिएगा p, इसको आप प्रेशर, इसको कितना लिखा, चेंज इन वॉल्यूम को लिखिएगा p इंटू एरिया इंटू dx।
एरिया इंटू डी एक्स इज इक्वल्स टू एन आर डी टी। अब इसके बाद सोचिए क्या करेंगे, ये तो आपके पास पता चल चुका है, पी ए इंटू डी एक्स इज इक्वल्स टू एन आर डी टी। ठीक है, इसके बाद सोचिए क्या करेंगे। इतना तक तो मैंने आपको बता दिया, एन की वैल्यू 1 दे रखी है, आर की वैल्यू आपको पता है, आर कांस्टेंट है, डी टी तो आपको पता है। सोचिए इसके बाद क्या कीजिएगा, उसके बाद दोनों तरफ टाइम के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट कर दिए, तो dx बाई डी टी असल में क्या होता है, dx बाई डी टी आपका होता है वेलोसिटी, और उस तरफ क्या हो जाएगा dt बाई डी टी, और आपका आंसर आ जाएगा। इसके आगे कुछ करना ही नहीं था भाई। समझ में आया? इसके बाद कुछ करना ही नहीं था। मैंने किसी टाइम t पे मैंने मान लिया ये ऊपर की ओर dx चला गया, ठीक है, तो सिंपल सी बात है, आप और टेम्परेचर आपका अगर आपको दे रखा है पी बी टी, वॉल्यूम और टेम्परेचर बढ़ रहा है तो पार्शियली डिफरेंशिएट करोगे तो ये आ जाएगा, और डी वी मतलब वॉल्यूम में चेंज को ए डी एक्स लिख सकते हैं। अब दोनों तरफ टाइम के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट करोगे तो यहाँ पे आ जाएगा, ध्यान से देखो, तो यहाँ आ जाएगा डी एक्स बाई डी टी, और ये आपका हो जाएगा डी टी बाई डी टी। तो डी एक्स बाई डी टी इज द वेलोसिटी ऑफ व्हाट, पिस्टन, और डी टी बाई डी टी तो चेंज इन टेम्परेचर विद रिस्पेक्ट टू टाइम आपको पता है, एन की वैल्यू 1 दे रखी है, पी आपका आर दे रखा है, पी क्या था, प्रेशर ऑफ गैस था, और प्रेशर ऑफ गैस ऑलरेडी आप निकाल चुके हो, या पीजी ही लिख लीजिए तो आपके लिए ज्यादा आसान होगा, प्रेशर ऑफ गैस आप ऑलरेडी पहले निकाल चुके हो। समझ रहे हो मेरी बात को? तो यहाँ से आपका आंसर आ जाएगा। ठीक है, तो ये आपको समझ में आया किस तरीके से मैंने किया, पीवी जो इक्वल्स टू एन आर टी इक्वेशन का यूज किया, किसी टाइम टी पे इस पिस्टन को मान लिया कि ये जो किसी टाइम पे ये पिस्टन dx ऊपर की ओर डिस्प्लेस हो गया dx, और इसका एरिया तो आपको ए दे ही रखा था। सर नेटवर्क प्रॉब्लम के कारण क्लास नहीं चल पा रही है, बाद में स्टार्ट करूंगा, ठीक है। तो Pg इक्वल्स टू पी नॉट प्लस एम जी बाई ए का यूज कहाँ पर हुआ, बताया तो ये जो P जो है असल में आप किसके लिए लिखते हो, प्रेशर ऑफ गैस के लिए लिखते हो ना, तो एक्चुअली में P यहाँ पे आपको लिखना पड़ेगा ना, आपको ये जो P A जो मैंने लिखा हूँ असल में P क्या है, पी नॉट प्लस एम जी बाई ए ही तो है। अरे ये जो पी बी जो कॉन्स्टेंट लिखते हो ये P क्या होता है, प्रेशर ऑफ गैस होता है ना, तो प्रेशर ऑफ गैस कितना है, पी नॉट प्लस एम जी बाई ए ही तो है, P तो आपको लिखना पड़ेगा ना, यही आएगा। चलो ठीक है, ये क्वेश्चन आई थिंक अब आप लोगों को समझ में आ गया होगा, किसी को कोई डाउट तो पूछ लो। अच्छा इसका आंसर क्या क्या आया है ये समझ में आ गया ना, किसी को कोई दिक्कत नहीं है ना, अरे किसी को कोई दिक्कत नहीं है ना? ठीक है चलिए। अच्छा यहाँ से आप ये भी बोल सकते हो, यहाँ से आप एक चीज और बोल सकते हो, यहाँ से अगर आप चाहो तो ऐसे भी बोल सकते हो, पी ऑफ गैस इंटू एरिया इज इक्वल्स टू पी नॉट इंटू ए प्लस ऑफ एम जी, या तो आप पी जी इंटू ए से आप पी जी इंटू ए को आप डायरेक्टली इससे रिप्लेस करा सकते हो, पी नॉट इंटू ए प्लस एम जी से रिप्लेस करा सकते हो। मास ऑफ पिस्टन ऑलरेडी आपको शुरुआत में ही एम जी दे रखा था। चलिए ठीक है आगे बढ़ते हैं, इसका आंसर एक बार मिला लीजिए, ये आया था, इसका आंसर मिला लो, ये आया हुआ था। ए पार्ट का आंसर ये देखो एज इट इज यही आया होगा, और बी पार्ट का जो वेलोसिटी है वो ये आया। तो अपने आप में अच्छा क्वेश्चन था, करंट इलेक्ट्रिसिटी पर थर्मोडायनेमिक्स को मिक्स करवा दिया था हम लोगों ने। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर ट्राई कीजिए। अब ये आपका नेक्स्ट क्वेश्चन, एक बार इसको ट्राई कीजिए, या आई होप आप लोगों को दिख रहा होगा, इसको एक बार ट्राई कीजिए, पावर का क्वेश्चन है, एक बार इसको ट्राई कीजिए। क्या अच्छा है कि रात को पढ़ाई या फिर सुबह को उठकर? तो रात में डेली लेट नाइट स्टडी तो ऐसे भी मैं नहीं बोलता हूँ, सपोर्ट नहीं करता हूँ। आप कोशिश कीजिए मैक्सिमम 11 बजे तक सो जाया करिए, और सुबह जल्दी उठ जाइए, सुबह उठ के पढ़ाई कीजिए, ज़्यादा अच्छा रहता है। लेकिन सुबह उठ के पढ़ाई का मतलब ये नहीं होता कि पढ़ भी रहे हैं और नींद भी आ रही है। अच्छा इस क्वेश्चन को ट्राई कीजिए, नहीं दिख रहा है,
एक मिनट। चलिए अब अधिक रहा होगा, बैटरी चेंज कर देता हूँ, तब तक आप लोग बार ट्राई कीजिए। चलिए ठीक है, ओके। दे रखा है ए बी एक सॉलिड सिलेंडर है जिसका रेडियस ए नोट दे रखा है और लेंथ एल दे रखा है। रेजिस्टिविटी इस मटेरियल का वेरी कर रहा है, रो इज इक्वल टू रो नोट इंटू एक्स बाई एल, रो नोट इंटू एक्स बाई एल। और बैटरी आइडियल एक बैटरी कनेक्टेड है इससे ए बी में, तो आपको बोल रहा है पावर ग्रेडियंट यानी डीपी बाई डी एक्स की वैल्यू क्या होगी, वो आपको इस रूप में दे रखा है, तो एन की वैल्यू क्या होगी। ठीक है, चलिए मनीष, मैं कह रहा हूँ क्लास के टाइम में तुम्हारे लिए पॉसिबल हो तो पढ़ा लेना, नहीं होगा ठीक है ना, तुम्हें लेना हो तो ले लेना, बच्चों को बता देना, ठीक है, टेंशन ना लेंगे, मैं कर लूँगा। तो ध्यान से देखो, पहले सबसे पहले तो आप इसका रेजिस्टेंस निकालो। अगर आपका पहले सबसे पहले तो आपको इसका रेजिस्टेंस निकालने के लिए आना चाहिए। रेजिस्टेंस क्यों निकालोगे अगर तुम सोचोगे, तो यहाँ से हम x डिस्टेंस पे जाए, यहाँ से अगर हम लोग x डिस्टेंस पे जाए और एक छोटा सा एलिमेंट ले dx, अगर ये छोटा सा एलिमेंट ले dx और इस छोटे से एलिमेंट का अगर हम लोग रेजिस्टेंस लिखे तो आप क्या लिखोगे, रो, और जिसकी की वैल्यू आपको रो की वैल्यू दे रखी है रो नॉट बाई एल इंटू एक्स। अच्छा, इस छोटे से एलिमेंट का लेंथ कितना हो जाएगा dx, और से क्रॉस सेक्शन एरिया आपको ऑलरेडी आपको दे रखा है। अच्छा, क्रॉस सेक्शन एरिया निकालने के लिए सॉलिड सिलेंडर है तो इसका रेडियस ए नोट दे रखा है, तो आप लिखोगे पाई इंटू ए नोट का स्क्वायर। अब इसी को इंटीग्रेट कर दीजिए, जीरो से लेके कहाँ तक इसकी लेंथ आपको दे रखी है एल, तो आप इसका रेजिस्टेंस पालोगे, इस वाले सिलेंडर का रेजिस्टेंस क्या होगा ये आपको पता चल जाएगा। समझ रहे हो मेरी बात को, इसका रेजिस्टेंस पता चल जाएगा। अब एक बात समझना, आपको क्या दे रखा है कि एक ईएमएफ हम लोगों ने कनेक्ट किया है ए से बी, ए और बी के बीच में, ठीक है, ईएमएफ हमने कनेक्ट किया है।
तो चेक बात, सॉरी एक बैटरी कनेक्ट किया है, तो चेक बात बताइए, इसी तरीके से आप एक छोटा सा एलिमेंट का अगर इसी तरीके से एक छोटे से एलिमेंट अगर पावर लिखोगे, अगर ध्यान से सुनना, इसी तरीके से करंट की वैल्यू आप निकाल सकते हो क्या? इस सर्किट में करंट जो हो जाएगा वो हो जाएगा, ध्यान से देखिएगा, वो हो जाएगा E/R, जो कि आप अभी R निकाले होंगे। यहाँ करंट की वैल्यू आपको पता चल जाएगी। अब करंट की वैल्यू पता चल गई तो एक बात बताइए, पावर क्या लिखिएगा? अगर पावर लिखिएगा तो ये क्या लिखिएगा? अगर किसी छोटे से एलिमेंट के लिए छोटा सा पावर लिखिएगा dp, तो क्या लिखिएगा? इस एलिमेंट के थ्रू जितना करंट पास कर रहा होगा डेट इज I² इंटू इस छोटे से एलिमेंट का रेजिस्टेंस डेट इज dr, यही तो लिखोगे। तो ध्यान से देखिए, इस dr की वैल्यू आप लिख सकते हो। मतलब मैंने एक छोटे से एलिमेंट का एक मैंने ये ले लिया, ध्यान से देखो, इस छोटे से एलिमेंट का मैंने रेजिस्टेंस लिख दिया। तो अच्छा, अगर आपको ये पता चल चुका है तो इसको x के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट कर दीजिए, तो आपका आंसर आ जाएगा dp/dx की वैल्यू क्या हो। समझ रहे हैं मेरी बात को? ये छोटा सा dr तो मैंने लिख ही रखा है शुरुआत में छोटे से एलिमेंट के लिए, समझ रहे हो? अगर आप ध्यान से देखें तो इस dr की वैल्यू तो मैंने ऑलरेडी आपको लिख ही रखा है ना, ρ0/L इंटू x इंटू dx अपॉन पाई a0 का स्क्वायर। तो dx को इस तरफ dp के नीचे लेके आ जाइएगा तो आपको पता चल जाएगा इसकी वैल्यू क्या होगी। समझ रहे हैं मेरी बात को? तो ये क्वेश्चन भी अपने आप में हो जाएगा। पहले तो आपको रेजिस्टेंस निकालना पड़ेगा, इसको इंटीग्रेट करके रेजिस्टेंस निकालना पड़ेगा, फिर करंट निकालना पड़ेगा, फिर I² इंटू dr कीजिएगा, और dr की वैल्यू इतना ऑलरेडी आप लोगों ने पहले ही निकाल लिखा है, ρ0/L इंटू x इंटू dx अपॉन पाई a0 का स्क्वायर। इससे उसमें से आप dx को dp के नीचे ले आए तो पावर ग्रेडियंट आ जाएगा, तो उसके बाद इस एक्सप्रेशन से कंपेयर कर दीजिए तो n की वैल्यू आ जाएगी। ठीक है, तो आई थिंक n की वैल्यू 2 आ जाएगी। समझ रहे हो? तो बताए कोई डाउट है तो पूछ लो, कोई डाउट है तो पूछ लो। सबसे पहले तो हम लोग रेजिस्टेंस निकालेंगे, रेजिस्टेंस निकाल के करंट निकाल लेंगे, क्योंकि एक छोटे से एलिमेंट के लिए भी जो करंट होगा उस करंट की वैल्यू क्या होगी। अच्छा, मैं यहाँ से एक बात आपसे पूछना चाहता हूँ, बहुत ही ईजी क्वेश्चन है, मैं आपसे पूछना चाहता हूँ। इसको जो लोग नोट करना चाहें वो नोट तो जरूर कर लीजिएगा। जैसे मैं एक आपसे क्वेश्चन पूछ रहा हूँ, अगर मान लो कि चलो इसके लिए तो चलो ठीक है, कोई मान लीजिए इस तरीके से कोई मतलब कि वायर होता, ठीक है, कोई एक वायर होता जिसका क्रॉस सेक्शन एरिया अलग अलग जगह अलग अलग है। जैसे मान लो ऐसे करके क्रॉस यहाँ का क्रॉस सेक्शन एरिया अलग है, यहाँ का क्रॉस सेक्शन एरिया अलग है। अब अगर आपको बोल दिया ये ए क्रॉस सेक्शन है, ये बी क्रॉस सेक्शन है, यहाँ पे पावर, यहाँ का पावर PA और यहाँ का पावर PB को कंपेयर कीजिए, तो कैसे कीजिएगा? मुझे इसी क्वेश्चन से आप लोगों के बारे में थोड़ा सा समझना है, क्योंकि dp/dx की वैल्यू किस चीज पे डिपेंड करेगी, उस हिसाब से हम इसको कर सकते हैं। अब यार dp/dx कैसे नहीं समझ में, कैसे समझ में नहीं आया? मुझे तो यही समझ नहीं आया। अब ये समझ में आया, इस छोटे से एलिमेंट के लिए dp की वैल्यू I², इससे जो करंट पास कर रही होगी इनटू इसका रेजिस्टेंस दैट इज dr। तो ये dr तो मैंने ये लिखा ही है ना, इसमें dr के जगह dx का एलिमेंट आएगा, तो dx को आप dp के नीचे ले आइएगा, वही तो dp/dx हो जाएगा ना। चलो ठीक है, मुझे नहीं आया तो कोई बात नहीं। चलो अब अगर तुम यहाँ पे ध्यान से देखो, तो यहाँ पे अगर तुम ध्यान से देखो, अगर एक वायर है, अलग क्रॉस सेक्शन एरिया उसका चेंज होना है, तो यहाँ पे करंट और यहाँ पे करंट बराबर होगा, क्योंकि करंट इस बात पे डिपेंड करता है किसी एक क्रॉस सेक्शन एरिया के थ्रू कितना चार्ज यूनिट टाइम में क्रॉस कर रहा है। तो यहाँ से जितना चार्ज इन करेगा इतना चार्ज इधर से आउट होना पड़ेगा, नहीं तो चार्ज यहाँ पे कहीं ना कहीं एक्यूमुलेट हो रहा होगा, जो कि पॉसिबल नहीं है, आप लोगों को भी इतना पता है। चलो एक बात बताओ, अगर मुझे ध्यान से सुनना, अगर मुझे यहाँ का पावर लिखना है, अगर तुम ध्यान से देखो, अगर मुझे यहाँ का पावर लिखना है, इस पॉइंट का पावर लिखना है, तो क्या लिखूंगा? I² इंटू R, यहाँ का R लिखूंगा। और अगर तुम ध्यान से देखो I² इंटू R, मतलब मैं अगर इस वाले एलिमेंट के लिए पावर लिख रहा हूँ, पावर एट A, अगर किसी पावर एट A लिखूंगा तो मतलब करंट तो A और B पॉइंट पे सेम है, तो I² इंटू R ऑफ A। इसी तरीके से पावर एट B लिखूंगा, मतलब इस छोटे से एलिमेंट का, इस छोटे से एलिमेंट के लिए अगर पावर लिख रहा हूं तो पावर एट B क्या लिखूंगा? I² इंटू R ऑफ B लिखूंगा। अब ध्यान से देखो इसको थोड़ा सा, और क्या लिख सकते, क्या हम करंट को ऐसे लिख सकते हैं J इंटू A? करंट को हम ऐसे लिख सकते हैं, ठीक है, चलिए करंट हम लिख सकते हैं J इंटू A। तो ध्यान से देखो, और रेजिस्टेंस को क्या लिख सकते हो? रेजिस्टेंस को लिख सकते हैं ρL/A। ध्यान से देखो, ρL/A। तो ध्यान से देखिए,
पावर एट ए लिखेंगे, ध्यान से देखो, आई स्क्वायर दैट इज जे स्क्वायर इंटू ए स्क्वायर, और रेजिस्टेंस को लिख दो रो इंटू लेंथ, यहाँ का लेंथ अगर ध्यान से देखो तो रो इंटू लेंथ अपॉन, ध्यान से देखो, अपॉन एरिया। तो यहाँ से तुम अगर ध्यान से देखोगे तो पावर एट ए जो हो जाएगा, पावर एट ए की जो वैल्यू देखोगे वो आपको कितना मिल जाएगा, ध्यान से देखिए, पावर एट ए की वैल्यू मिल जाएगी आपको, पावर एट ए की वैल्यू मिल जाएगी जे इंटू ए, जे स्क्वायर इंटू ए एल इंटू सिग्मा, ध्यान से देखिए ये आ जाएगी जे स्क्वायर इंटू ए इंटू एल इंटू सिग्मा, सिग्मा इज द रेजिस्टिविटी। अगर तुम ध्यान से देखो तो इसको मैं ऐसे लिख सकता हूं पी ए बाई ए एल, ए एल क्या है, यहाँ का क्रॉस सेक्शन एरिया और यहाँ का जो एलिमेंट का जो लेंथ है, इज इक्वल्स टू, ध्यान से देखो तो जे स्क्वायर इंटू सिग्मा, तो पावर पर यूनिट वॉल्यूम हो गया। अगर मैं छोटा सा एलिमेंट लूं तो उसका हो गया ये पावर पर यूनिट वॉल्यूम, ये क्या है, पावर पर यूनिट वॉल्यूम। तो पावर पर यूनिट वॉल्यूम मतलब कि इस एलिमेंट में के पर यूनिट वॉल्यूम में कोई भी, किसी एक वायर को ले लो, किसी भी एक एलिमेंट को ले लो, उसके पर यूनिट वॉल्यूम में कितनी एनर्जी डिसिपेट हो रही होगी, उसकी वैल्यू हो जाएगी करंट डेंसिटी का स्क्वायर इनटू रेजिस्टिविटी। तो ये याद रखिएगा, ये अगर आप लोगों को, ये आप कहाँ से लेके आया ये आप यहाँ समझ सकते हो। अब अगर तुमको ध्यान से देखे, अगर ये एक ही एलिमेंट है तो यहाँ का रेजिस्टिविटी और यहाँ का रेजिस्टिविटी सेम हो जाएगा, और ध्यान से देखो यहाँ का करंट डेंसिटी ज्यादा है और यहाँ का करंट डेंसिटी कम है, यहाँ का करंट डेंसिटी कम है, तो पावर डिसिपेशन पर यूनिट वॉल्यूम कहाँ पे ज्यादा होगा, यहाँ पे पावर डिसिपेशन पर यूनिट वॉल्यूम ज्यादा होगा। मतलब पावर पर यूनिट वॉल्यूम की वैल्यू हो जाएगी जे स्क्वायर इंटू रो। एक नया फॉर्मूला आ गया, ये मेरा एक ऑब्जर्वेशन है जो कि मैंने बताया ऑलरेडी, एक क्वेश्चन में यूज हो रहा था तो मुझे याद आया, तो मैंने सोचा आप लोगों के साथ डिस्कस कर दिया जाए। पहले तो ये बताओ, पहले ये बताओ ये समझ में आया कि नहीं आया, पहले तो ये बताओ ये समझ में आया कि नहीं आया। इसी तरीके से मैंने पीए के लिए करके दिखाया, इसी तरीके से पीबी के लिए करके दिखाओगे तो आपको पता चल जाएगा, यही सेम चीज आएगा। समझ रहे हो? पहले ये बताओ कि ये समझ में आया कि नहीं आया। पावर पर यूनिट वॉल्यूम, पर यूनिट वॉल्यूम, कोई भी छोटा सा एलिमेंट लोगे उसके पर यूनिट वॉल्यूम में कितनी एनर्जी डिसिपेट हो रही होगी, ये आपको समझ में आना चाहिए। ए इंटू एल, तो इस ये जो छोटा सा एलिमेंट लिया इसका क्रॉस सेक्शन एरिया इंटू लेंथ हो गया, तो वॉल्यूम ही तो हो गया ना। तो ध्यान से देखिएगा, जे स्क्वायर इंटू रो, रो इज द रेजिस्टिविटी। चलिए अब आगे बढ़ते हैं, ये तो क्वेश्चन हम लोगों ने कर लिया, करके देख लेगा। इसका आंसर आई थिंक, हाँ इसका आंसर 4 आता है, इसका आंसर 4 आएगा, इसका आंसर 4 आएगा भाई, इसका आंसर 4 आएगा, इसका आंसर 4 आएगा, इसका आंसर 4 आएगा। ठीक है, इसका आंसर 4 आएगा, इस वाले का आंसर 4 आएगा, ध्यान से देखिएगा तो इसका आंसर 4 आएगा। ठीक है, चलिए इसका आंसर 4 आया था। चलिए अब इस क्वेश्चन को ट्राई कीजिए, ये वाला भी एक अच्छा क्वेश्चन है, इस क्वेश्चन को ट्राई कीजिए। हाँ, एन की वैल्यू 4 आई थी, मैंने कहा बोला, एन की वैल्यू मैंने कहा देखी थी, एन की वैल्यू 4 आई थी। कई लोग 2 बोल रहे थे तो मुझे पता नहीं था 2 आएगा कि 4 आएगा, लेकिन इसका आंसर 4 आएगा। अच्छा, इसका ये क्वेश्चन सॉल्व कीजिए। और कोई क्वेश्चन है इसके बाद? हाँ, एक क्वेश्चन और है, चलो ठीक है, ये क्वेश्चन ट्राई करो। वो समझ में आया, पावर पर यूनिट वॉल्यूम वो आ जाएगी करंट डेंसिटी का स्क्वायर इनटू रेजिस्टिविटी, उसके बराबर आ जाएगी। दिस इज ऑल्सो गुड क्वेश्चन। पावर मैक्सिमाइजेशन मैंने आप लोगों को कराया था, वो एक बेसिक सर्किट के लिए कराया था, अगर आपको याद हो तो ये बेसिक सर्किट नहीं है, इसमें तुम ध्यान से देखो तो दिस इज नॉट अ बेसिक सर्किट। तो पावर मैक्सिमाइजेशन फॉर अ बेसिक सर्किट हम लोगों ने देखा था, और उसमें मैंने आपको एम्फेसाइज करवा के आपको बोला था जिसके लिए पावर मैक्सिमाइज करना हो उसका पावर का एक्सप्रेशन लिखिएगा। तो आपको पावर मैक्सिमाइजेशन किसका करना है, इसका करना है, तो इसके पावर का एक्सप्रेशन लिखिए और इसको डिफ्रेंशिएट करा के 0 कीजिए, बस इसका हिंट यही है।
आपका आंसर आ जाएगा। चलो करो इसको। ओके, अगर तुम इसको ध्यान से देखो, दिस इज अ पैरेलल बैटरी। अगर आपको याद आएगा कि पैरेलल बैटरी, इस वाले सर्किट में अगर तुम ध्यान से देखो तो इस वाले ब्रांच में आप एक रेजिस्टेंस मान लो। अगर आपको यहाँ रेजिस्टेंस ई वोल्ट, अगर आपको यहाँ पे कोई बैटरी नहीं दे रखा है तो 0 वोल्ट की बैटरी मान लो। अगर 0 वोल्ट की बैटरी मानोगे तो यहाँ इसके अक्रॉस पोटेंशियल डिफरेंस पता चल जाएगा। मान लेना यहाँ का 0 0 0 और यहाँ का V, तो यहाँ का आपको पोटेंशियल डिफरेंस पता चलेगा। मतलब इस वाले ब्रांच के क्रॉस पोटेंशियल डिफरेंस क्या होगा ये आपको पता चल जाएगा। अगर इस वाले ब्रांच का पोटेंशियल डिफरेंस पता चल जाएगा, याद है ना कि ये वाली और ये वाली ब्रांच पैरेलल कॉम्बिनेशन में आ जाएगी, और पैरेलल कॉम्बिनेशन में आ जाएगी तो सिंपल सी बात है कि हर ब्रांच में एक बैटरी और एक रेजिस्टेंस है। इसमें नहीं था तो हमने 0 वोल्ट की बैटरी मान ली, तो इस सभी ब्रांच के क्रॉस पोटेंशियल डिफरेंस आ जाएगा। अगर इस ब्रांच के क्रॉस पोटेंशियल डिफरेंस आएगा तो क्या आप करंट निकाल सकते हो। मान लेना करंट की डायरेक्शन इधर है, करंट की डायरेक्शन अगर इधर है तो एक बात बताइए क्या लिखेगा, करंट की वैल्यू क्या लिखेगा। अगर एक बात ध्यान से देखिएगा, अगर मान लीजिए यहाँ का पोटेंशियल V आ चुका है तो क्या लिखेगा। अच्छा, V की वैल्यू भी मैं बता देता हूँ। V की वैल्यू कितनी आ जाएगी, ध्यान से देखो तो V की वैल्यू आ जाएगी, देखिए ये 0 माना है और इसको V माना है, तो ये लिखोगे 10/R प्लस ऑफ, ध्यान से देखो 6/3 प्लस ऑफ 0/6 अपॉन 1/R प्लस, ध्यान से देखो 1/3 प्लस 1/6। तो ये V की वैल्यू इतनी आ चुकी है। अब V की वैल्यू इतनी आ चुकी है तो करंट की वैल्यू क्या लिखोगे। मुझे लगता है करंट की वैल्यू आप लिखोगे, ध्यान से देखो, इन द डायरेक्शन ऑफ करंट फर्स्ट पोटेंशियल दैट इज 0 माइनस V प्लस 10 अपॉन R। ये करंट की वैल्यू आ जाएगी। ध्यान से देखिए आपकी करंट की वैल्यू आ जाएगी। अगर करंट की वैल्यू आ जाएगी तो एक बात बताओ, इसका पावर आप लिख सकते हो P ऑफ R, क्या लिखोगे, ध्यान से देखो ये लिखोगे I² इंटू R। ध्यान से देखिए इसका पावर आपको आ जाएगा I² इंटू R। अब इसको पावर को मैक्सिमाइज करना है इसमें, तो ध्यान से देखिए आप लिखिएगा dPr अपॉन dt dr इज इक्वल्स टू 0। इसको आप डिफरेंशिएट करा के 0 के बराबर कर दीजिए। इससे जो R की वैल्यू मिलेगी उसी R की वैल्यू पे इसमें पावर मैक्सिमाइज हो रहा होगा। तो R की वैल्यू आई थिंक 2 आती है, 2 ओम आती है। तो ये बेसिक तरीका होता है। मैंने क्या बोला था, बस एक ही बात बोला था, जब भी पावर मैक्सिमाइजेशन का क्वेश्चन आना है
एन गेन प्रकार है, आपको उसका करंट का एक्सप्रेशन लिखना है, उसका पावर का एक्सप्रेशन लिखना है, जिसके अक्रॉस आपको पावर मैक्सिमाइज करने के लिए बोला जा रहा है। ये वेरिएबल रेजिस्टेंस है और इसी का पावर मैक्सिमाइज करना है, तो इसको आर के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट करा के 0 कर दो। बाकी और कुछ है नहीं इस क्वेश्चन में। कुल मिला के इस क्वेश्चन में अब आपको वही एक तो आपको भी का जो कि मैंने आपको बोला है, भी आपको एज इट इज लिख लीजिएगा, उसके बाद आप भी की वैल्यू यहाँ पुट कीजिएगा, करंट की वैल्यू आ जाएगी और पावर के एक्सप्रेशन लिख के इसको डिफरेंशिएट करा के 0 कर दीजिएगा। अरे भाई पोटेंशियल डिफरेंस कैसे निकाले ये ऑलरेडी थ्योरी में करवाया जा चुका है, जाके देखिए थ्योरी में मैं करवा चुका हूँ पैरेलल बैटरी के कॉन्सेप्ट से, यहाँ पे थोड़ा बताऊंगा, थ्योरी में ऑलरेडी जब इतने अच्छे से बता चुका हूँ तो। हाँ भी स्क्वायर बाई आर कर सकते हो, लेकिन वोल्टेज जो होना चाहिए इसके अक्रॉस होना चाहिए, तो ये भी है तो बताओ यहाँ का इस रेजिस्टेंस के अक्रॉस वोल्टेज लिखना पड़ेगा, तो इस रेजिस्टेंस के अक्रॉस वोल्टेज लिखो भाई। तब इस रेजिस्टेंस के अक्रॉस कितना वोल्टेज होगा ये देखना है, यहाँ का वोल्टेज यहाँ का 0 है तो यहाँ का 10 हो जाएगा, तो इस रेजिस्टेंस के अक्रॉस पोटेंशियल डिफरेंस हो जाएगा v माइनस 10 होगा, तब 10 v माइनस 10 का स्क्वायर बाई आर करना। चलिए चलिए ठीक है, ये लास्ट क्वेश्चन, ये आप लोगों के लिए होमवर्क भी है और ये क्वेश्चन मैं बताऊंगा भी नहीं, क्योंकि इस क्वेश्चन को आप आराम से कर सकते हो, जो कि मैंने आपको तरीका बताया था। अगर तुम इस क्वेश्चन को एक बार पढ़ लो और बताओ कि ये हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा। पॉइंट पोटेंशियल से हो जा रहा है, ठीक है। क्या बोला है, करंट इफ करंट इन ब्रांच बीई इज एक्स, बीई आपको एक्स दे रखा है और करंट इज ब्रांच एई इज वाई, तो आपको एक्स प्लस वाई की वैल्यू बोला है। तो देखो इस वाले सर्किट को पहले तो थोड़ा सा अच्छे से बना लेते हैं, ध्यान से देखो, इस सर्किट को मैं ऐसे बना सकता हूं, देखो ध्यान से देखो, इसमें 0 वोल्ट की बैटरी मान लेना, इसमें 0 वोल्ट की बैटरी मान लेना, इसके अक्रॉस यहाँ का 0 मान लेना, यहाँ का भी मान लेना, और यहाँ का भी मान लोगे तो यहाँ का V1 मान लेना। तो ध्यान से देखो, जब यहाँ पे निकालोगे तो यहाँ का भी, इसके अक्रॉस पोटेंशियल डिफरेंस आएगा, इसके अक्रॉस पोटेंशियल डिफरेंस आएगा। सुनना मेरी बात को, यहाँ दिक्कत कहाँ करोगे, गलती कहाँ कर सकते हो, यहाँ पे पैरेलल बैटरी का कॉन्सेप्ट लगाओगे तो यहाँ तो 0 मान चुके हो तो यहाँ भी आ चुका होगा। जब यहाँ पैरेलल बैटरी का कॉन्सेप्ट निकालोगे तो वो इसके अक्रॉस पोटेंशियल डिफरेंस बताता है, तो मतलब वो बताएगा आपका यहाँ का पोटेंशियल माइनस यहाँ का पोटेंशियल की वैल्यू। अगर यहाँ का पोटेंशियल पता है, ध्यान से सुनना, तो क्या यहाँ का पोटेंशियल आप निकाल सकते हो, क्योंकि आपको यहाँ का पोटेंशियल माइनस, आपको क्या बताएगा, इस वाले पैरेलल बैटरी कॉन्सेप्ट से लगाओगे तो यहाँ का पोटेंशियल माइनस यहाँ का पोटेंशियल की वैल्यू बताएगा। तो यहाँ का एक्चुअल पोटेंशियल कितना हो जाएगा वो आपको सोचना पड़ेगा, सिंपल सी बात है, यहाँ का पोटेंशियल माइनस ऑफ जो पोटेंशियल डिफरेंस है वो करना पड़ेगा। समझ रहे हो मेरी बात को, यहाँ का पोटेंशियल आ जाएगा। अब सभी ब्रांच के क्रॉस पोटेंशियल डिफरेंस पता है तो करंट की वैल्यू जिस भी ब्रांच में दे रखा है उसकी वैल्यू निकालिए और जोड़ दीजिए। बस इसमें एक ही ये था कि जब आप यहाँ पे पैरेलल बैटरी का कॉन्सेप्ट लगाओगे तो इन दोनों टर्मिनल्स के अक्रॉस पोटेंशियल डिफरेंस बताएगा, और अगर इन दोनों टर्मिनल्स के अक्रॉस पोटेंशियल डिफरेंस बताएगा तो यहाँ का पोटेंशियल तो ऑलरेडी आपने ऊपर का निकाल रखा है, तो यहाँ का पोटेंशियल क्या हो जाएगा वो आपको करना पड़ेगा। ठीक है, चलिए इस क्वेश्चन में भी अब मैं ज्यादा कुछ आपको बताने वाला नहीं हूँ, बाकी सारी चीजें आपको एज इट इज करनी है।
समझ रहे हो मेरी बात को? ठीक है, इसको भी ट्राई कर लीजिएगा, और इसमें कुछ है भी नहीं, इसमें बस कैलकुलेशन है। ठीक है, ये पैरेलल बैटरी, ये पैरेलल बैटरी से यहाँ का पोटेंशियल मिल जाएगा फिर किसी ब्रांच पे। अच्छा, अगर आपको याद होगा कि अगर कोई एक जीरो रेजिस्टेंस वायर में आपको करंट की वैल्यू निकालनी है तो आपको किरचॉफ्स लॉ का यूज करना है। मतलब अगर आपको इस वाले वायर में करंट की वैल्यू निकालनी है तो लॉजिकल बात है, इसमें निकाल लीजिए, इसमें निकाल लीजिए, तो इस वाले जंक्शन में आप किरचॉफ फर्स्ट लॉ लगा दीजिए तो इस वाले ब्रांच में करंट की वैल्यू आ जाएगी। या आप इसमें निकाल लीजिए, इसमें निकाल लीजिए, तो फिर इन दोनों में निकालना पड़ेगा तो वो ज्यादा मुश्किल हो जाएगा। तो आप ऐसा कर लीजिए, इस वाले ब्रांच में निकालना तो इसमें निकालिए, इसमें निकालिए। समझ रहे हो मेरी बात को? तो इसमें आ जाएगा। अब अगर इसमें आपको और आपसे पूछा शायद इसी में, इसमें और इसमें पूछा, तो ये आपको पता चल जाएगा, और ये तो ऑलरेडी आपको पता होगा ही। तो ध्यान से देखिए, आपका आंसर आ जाएगा। ठीक है, चलिए अब कल के लेक्चर में भी हम लोग इसी तरीके से क्वेश्चंस को देखेंगे। अच्छे क्वेश्चंस और भी मैं आप लोगों के लिए सिलेक्ट करूंगा। उसके बाद नेक्स्ट लेक्चर में हम लोग फिर मिक्स क्वेश्चंस के, संडे को जो हमारा सेशन होगा उसमें हम लोग मिक्स क्वेश्चन का सीरीज करेंगे जिसमें कि विस्कोसिटी के क्वेश्चंस रहेंगे। उसके बाद फिर हमारा जो सेशन रहेगा उसमें थर्मोडायनेमिक्स के कुछ अच्छे क्वेश्चंस रहेंगे। करंट इलेक्ट्रिसिटी का भी अगर मिल गया तो वो भी डाल दूंगा। जो जो अच्छे चैप्टर्स के मिलेंगे, अब तक जो चैप्टर्स मैं पढ़ा रखा हूँ उन सारे चैप्टर्स के एक अच्छे क्वेश्चंस मैं उठा के आप लोगों को कराऊंगा संडे को मिक्स सेशन में। ठीक है, बाकी अभी तक जितना हुआ है यहाँ से आपका करंट इलेक्ट्रिसिटी का मैक्सिमम अच्छे क्वेश्चंस आप लोगों को मैंने करवा दिए। कल के सेशन में और ले लेंगे, कल हम लोग करेंगे मैथ्स द कॉलम टाइप के क्वेश्चंस। ठीक है, चलिए कल मिलते हैं। थैंक यू ऑल ऑफ यू। और हाँ, अभी कार्तिक सर की क्लास नहीं होगी, वो कल ले लेंगे आप लोगों की क्लास, उसके लिए पैनिक मत होइएगा। ठीक है, चलिए और अच्छे से पढ़ाई कीजिए। और मैं अभी इसका PDF आप लोगों के साथ शेयर कर देता हूँ। जो क्वेश्चंस आपसे नहीं हुए दोबारा एक बार ट्राई करने की कोशिश कीजिएगा। बाय बाय, टेक केयर, हैव अ नाइस डे और गॉड ब्लेस यू ऑल।